ठीक है, तो आज हमारी जो पोइम है द बॉल पोइम, यानी एक ये कविता है जिसके बारे में जो हमारा पोइट है वो बताता है कि एक बॉल के द्वारा कुछ वो समझाना चाहता है हम लोगों को। कि वो समझाना क्या चाहता है कि इसमें एक लड़का होता है और वो बॉल से खेलता हुआ होता है, सीधे बैठिए, और अचानक से उसकी जो बॉल उसके हाथ से छूट जाती है और जहाँ वो खड़ा होता है वो ऊंची जगह होती है और वो उसके हाथ से छूटकर नीचे सीढ़ियों से होते हुए और वो गली में से आगे बढ़ते हुए पता नहीं कहाँ चली जाती है। ठीक है, तो वो लड़का उसको ढूंढता हुआ चला जाता है नीचे की ओर, लेकिन उसको वो नहीं मिलती, और जब वो नहीं मिलती तो वो निराश होता है। और फिर वो बाद में जो पोइट है वो ये समझाता है कि अगर आदमी के अंदर कोई गुण है और बाय चांस वो ख़त्म हो जाए, कहने का मतलब है कि वो उसको छोड़ बैठे या फिर वो गुण के खिलाफ कोई काम ऐसा कर दे कि उसका जो गुण है वो अवगुण बन जाए, तो वो जो गुण है उसके पास था वो वापस नहीं आता। तो जो पोइट है वो ये बताता रहता है कि जो बॉल है वो 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की आ जाती है, लेकिन जो समझाने का जो उसमें मैटर ये है कि जो हमारे गुण हैं, हमारे स्पिरिट्स हैं, हमारी मेरिट्स हैं, अगर वो हमारे से दूर हो जाती हैं तो हम उनको दोबारा से नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें उसका अफसोस करना पड़ता है कि भाई हमारे साथ हमसे ये गलती हो गई, तो उसका अफसोस ही आदमी को बनता है, बाकी वो उस चीज़ को जो हो गया है उसको पलट नहीं सकता। तो ये जो पोएम है द बॉल पोएम, तो हम इसको पढ़ते हैं। ए बॉय लॉजेस ए बॉल, यानी एक लड़का है जो अपनी एक बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, यानी बच्चे की आदत होती है जो उसकी खेलने की चीज़ होती है, अगर वो उससे खो जाती है तो वो निराश हो जाता है, यानी वो अपसेट हो जाता है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, यानी जो पॉइंट है वो कहता है कि एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और दूसरी बॉल ख़रीदने में भी कोई परेशानी सामने नहीं आती, यानी दूसरी बॉल ख़रीदी जा सकती है। वाई देन इज़ द बॉय टू अपसेट, जब दूसरी बॉल ख़रीदी जा सकती है तो वो लड़का जो है वो अपसेट क्यों हुआ? दिस इज़ द मैटर। तो कहता है कि वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो कहता है रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, यानी अब आपको ये कविता पढ़नी है और ये पता लगाना है कि कवि की कौन सी चीज़ खोई थी, यानी विच थिंग हैज़ लॉस्ट ऑफ द पोएट, यानी कवि की कौन सी चीज़ खोई जिसका वो शोक मना रहा है, गम मना रहा है। और एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और वो क्या कहता है जो पोइट है कि ये जो लड़का है जिसके हाथ से बॉल खोई है, उसने उस बॉल के खोने की जो एक्टिविटी उससे हुई है उससे उसने क्या सीखा, यानी इस चीज़ से उस लड़के को सबक क्या मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, यानी हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यानी अब वो लड़का क्या कर रहा है या क्या उसकी स्थिति है कि जिसकी बॉल खो चुकी है। व्हाट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो, यानी वो क्या कहता है, व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा या उसको क्या करना चाहिए या क्या करता है वो। तो कहता है आई सा इट गो, मैंने उसको जाते हुए देखा, किसको? बॉल को, यानी उसने जो की बात को समझाने के लिए बताया है कि मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मेयरली बाउंसिंग, यानी अच्छी तरह से उछलते हुए, खुशी से, यानी एकदम अच्छी तरह से उछलते हुए उसको मैंने नीचे की ओर जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की ओर, यानी वो जहाँ पर खड़ा था वो ऊंची जगह थी और जैसे ही बॉल गिरती है उसके हाथ से वो नीचे लुढ़कती हुई चली जाती है। एंड देन, और तभी, मियरली ओवर, यानी और कुछ ऊंचाई से उछलती हुई, देयर इज़ इन द वाटर, और उसके बाद जो वो उछलती हुई पानी में गिर जाती है।
देयर इज इट इज़ इन द वाटर, और वो गली से होते हुए उस तीर से उछलते हुए कूदते हुए पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, यानी वो जो पोइट है वो क्या कहता है, देयर इज़ यानी नो यूज ऑफ से, यानी ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी इस बात की कोई हकीकत नहीं बनती है अब कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, यानी हमारे पास और सारी बॉलें हैं, यानी कई सारी बॉल हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, यानी अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ बोलते हैं बहुत ज़्यादा दुख सहन करना, यानी जब उसकी बॉल खो गई या उसका जो गुण था वो ख़त्म हो गया, उसको लेकर जो लड़का था वो एकदम सहम जाता है। यानी अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी हिला देने वाला दुख, यानी कहते हैं ना कि आदमी को जमा देता है, कोई भी चीज़ में जिसको ज़्यादा परेशानी दिक्कत आ जाती है तो आदमी कुछ करने की बजाय चुपचाप बैठ जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। फिक्स्ड द बॉय यानी उस लड़के को एक जगह पर सोचने पर मजबूर कर देता है। एज ही स्टैंड्स यानी वो जैसे वहाँ खड़ा था, रिगिड बोलते हैं जैसे कठोर तरीके से, ऐसा मानो कि जैसे वहाँ वो जम गया हो मजबूती से। एज ही स्टैंड्स रिगिड यानी वो मजबूती से वहाँ खड़ा था, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, और स्टीयरिंग डाउन, स्टीयर कहते हैं घूरना यानी देखना या किसी चीज़ पर गौर करना, तो वो नीचे की ओर घूरता हुआ यानी देखता हुआ वहीं पर खड़ा होता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी ऑल हिज यंग डेज यानी उसके वो दिन, यानी जहाँ वो पहले ऐसे ही खेला करता था, यानी जो सिचुएशन होती है वो जब वो घटती है यानी वो आती है तो उसको पता नहीं चलता कब घट जाती है। तो वो कहता है ऑल हिज यंग डेज यानी जब वो और दिन वहाँ खेलता था, इनटू द हार्बर बोलते हैं बंदरगाह को, यानी बंदरगाह कहाँ होती है, समुद्र के किनारे, जहाँ पर समुद्री जो जहाज आते हैं वहाँ से सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। यानी वो काफ़ी लंबी चौड़ी जगह होती है, तो ये जो बच्चा है वहाँ उस बॉल से खेलता हो, यानी पिछले दिनों से खेल रहा था, और वेयर हिज बॉल वेंट, और जो अब ये जो इसकी बॉल थी वो किसी ऐसी जगह चली गई जहाँ वो नहीं जा सकता था। कहाँ? पानी में। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई समुद्र बिल्कुल जैसे हमारा बंदरगाह है वो समुद्र के आसपास, तो समुद्र में थोड़ा सा पानी होगा, उसमें तो हर किसी को कूदने की हिम्मत भी नहीं होती। तो वो कहता है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी और जहाँ पर उसकी बॉल गई है वो वहाँ पर हमेशा खेला करता था, लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि जो उसकी बॉल है उसके हाथ से ज़्यादा दूर निकल गई। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस टू ऑन हिम, वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम एट डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस टू हिम, यानी वो कहता है कि मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई तुम ये इसको छोड़ो, दुख मनाना छोड़ो और लेके आ जाओ। यानी वो कहता है कि उसकी जो हालत थी उस लड़के की, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, यानी ऐसा लगता था कि मानो मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा या उसकी हालत में बयान नहीं कर पाऊंगा कि ए डिम बोलते हैं कम रोशनी, यानी उसके जो विचार थे, उनकी जो स्थिति थी या उस लड़के की उस वक्त ऐसे लगता था मानो कि ये अपने विचारों में ऐसा खोया पड़ा है कि जैसे कम रोशनी में, जैसे लट्टू बलता है ना छोटा सा, वो अपने लिए ही रोशनी करता है। डिम बोलते हैं कम रोशनी को। अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी वो कहता है कि अगर मैं उसको बताता हूँ उसकी इस हकीकत को यानी इस हालत को देखकर कि भाई आप इस बॉल के लिए गम मत करो, दूसरी बॉल ले सकते हो, ऑप्शन और हैं आपके पास। तो बॉल इज वर्थलेस यानी वो क्या कहता है कि जो मेरी बॉल है जो मेरे से खोई है वो वर्थलेस यानी उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी वो मायने नहीं रखती कि वो खो गई है। तो वो क्या कहता है नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
यानी अब जब उसकी बॉल खो गई है तो अब उसको अपनी पहली जो जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं जिम्मेदारी को, यानी अब उसको जो जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वो ये है कि हमें किसी भी चीज़ के प्रति सतर्क यानी एक्टिव रहना चाहिए और हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। यानी हमें किसी भी चीज़ को अच्छी तरह अगर हम यूज करेंगे तो हम उसको ज़्यादा दिनों तक सही सलामत रख पाएंगे। तो वो कहता है कि द सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब उसकी वो बॉल खो गई है, जब वो बाद में सोचता है और उस खोने के बाद उसमें जो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, यानी कि अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना काम अच्छी तरीके से और अपनी जिम्मेदारी के लेवल पर करूँगा। मैं उसके अगर मेरे से हो भी जाता है तो वो सिर्फ उसमें मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। तो उसके बाद बोलता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। यानी वो क्या कहता है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी पोजेशंस बोलते हैं किसी चीज़ का मालिक होना या फिर किसी चीज़ पर हक जताना। तो कहता है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी ये जो संसार है वो अपने हक के लिए खड़ा है। यानी अगर कोई चीज़ का कोई मालिक नहीं बनता तो दूसरा ऑटोमेटिक खड़ा है उसके लिए, यानी ये चीज़ मेरी है, चाहे उसकी हो भी मत लेकिन मेरी है। तो कहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, यानी लोग बॉल्स खरीदते हैं, लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो बॉल होती हैं वो हमेशा खो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जब से हमने एक बॉल ली है वो ही चल रही है, अगर वो खोएगी नहीं तो फटेगी, ठीक है, बेकार ज़रूर होना है अगर बॉल है तो वो कहता है बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी हमेशा खोती हैं। लिटिल बॉय, यानी वो लड़का ये बताता है कि ये जो संसार है उसकी जो प्रवृत्ति है यानी उसकी जो थिंकिंग है वो यही है कि कोई भी चीज़ हो मेरी है। बाकी ये नहीं सोचता कि अगर तुम तो अब इसको अपनी बता रहे हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा किसी और को इस चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कोई किसी और का इस पर ज़्यादा हक हो। तो एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, यानी वो क्या कहता है कि कोई भी आदमी उसी बॉल को दोबारा नहीं खरीद सकता जो खो चुकी है, और ख़रीद सकता है लेकिन बॉल वो ही होनी चाहिए अगर ख़रीदनी है तो। आप उसको नहीं खरीद सकते अगर वो खो चुकी है। तो वो कहता है मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोलते हैं आउटर, यानी जिसको बोलते हैं बाहर की चीज़। ये होता है ना इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल होता है हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं हमारे मन के अंदर यानी शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं, और आउटनल होते हैं हमारी बाहर की जो फिजिकल हमारे अपीयरेंस है, यानी हमारा कद काठी कैसे है, लोकेशन कैसी है, यानी हमारा जो वो है शरीर की जो कद काठी है वो कैसी है, उसको बोलते हैं आउटर एरिया। और इंटरनल एरिया वो होता है हमारा जो आंतरिक होता है। तो वो कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक बाहरी तत्व है जो आज है कल नहीं है, परसों है अगले दिन नहीं है। यानी ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार किसी के पास मनी आ गई उसके पास से जाएगी ही नहीं। कहते हैं ना बूढ़े बड़ों की कहावत है ना, हाथ का मैल है, हाथ साफ हो गए मैल ख़त्म। कुछ दिन आप मेहनत करोगे काम लगेगा, हाथ में मैल ऑटोमेटिक चढ़ेगा, इसका मतलब पैसा घर में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। वो यही है कि वो कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, यानी वो कहता है कि जो पैसा है वो एक्सटर्नल है, हम उसमें अपने जीवन में उसका इतना महत्व नहीं दे सकते, जबकि जो महत्व है वो हमारे जीवन में गुणों का महत्व है, हमारी मेरिट्स का वो है। उसके बाद बोलता है एंड नो ही इज़ लर्निंग, यानी वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, डिस्परेट बोलते हैं निराशा से भरी हुई, यानी वो आंखें जिन्होंने बॉल को जाते हुए देखा, खोते हुए देखा, फिर उसको नहीं मिल रही है तो उसमें निराशा की बजाय आशा होगी, नहीं होगी, यानी वो निराशा से भरी आंखों को वो कहता है ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, यानी आंखों में निराशा जरूर है लेकिन उसमें जो मन है वो एकदम अच्छा है, मजबूत है, यानी वो कुछ सीख रहा है इस बात से कि कोई चीज़ खो जाती है तो आदमी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉजिस, यानी लॉस, एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं जैसे लॉस का जैसे हम अध्ययन करते हैं, यानी उसकी जो वो होती है ना
थ्योरी या फिर जो उसकी पद्धति होती है, भाई जो लॉसेज है, किसी चीज़ को खोने का जो गम होता है या फिर हमारा जो सदमा लगता है वो। तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉसेज, हाउ टू स्टैंड अप, यानी वो क्या कहता है कि वो जो काम तेरे साथ हो गया है, कौन सा, किसी चीज़ को खो देना, किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपसे अलग हो गई वो, तो वो कहता है कि उसके बाद आपको कैसे खड़े होना है। कैसे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ खो दी और आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब है संभलना है, यानी आपने आपको कैसे संभालना है हालात के अकॉर्डिंग। यानी आप क्या है, अब हालात क्या हैं उस चीज़ को जानने के बाद फिर आपको खड़े रहना है इस दुनिया में, यानी हालात में समाज का सामना करना है और अपने आप को साबित करना है कि मेरे हालात ख़राब थे हुए, लेकिन मैं अपने हालात पर काबू पाकर फिर भी खड़ा रहा और अपने समाज में सबके साथ चलता रहा। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो क्या कहता है, नोविंग वट, यानी ये जानते हुए, क्या जानते हुए, कौन सी चीज़ जानते हुए, एवरी वन मस्ट वन डे नो, यानी जो चीज़, वो चीज़ जिसको हर आदमी एक न एक दिन जान लेता है। यानी कहने का मतलब है जिम्मेदारी हो, यानी जैसे जब तक आदमी के ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना दी जाए तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसकी जिम्मेदारी यही होती है कि जब उसको भूख लगती है तो वो खा लेता, बाकी खेलता ही रहता, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो कहता है कि नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी वो चीज़ जानते हुए जिसको हर आदमी को एक न एक दिन ज़रूर जान लेता है। अब मुझे उस चीज़ का आभास हो रहा है, मुझे उसका ऐसा समझ जैसे मुझे महसूस हो रहा है। तो उसके बाद बोलता है एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वो क्या कहता है कि ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं या बहुत सारे हालात ऐसे सामने आते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और काफ़ी दिनों के बारे में जानकारी मिलती है कि उसमें आदमी संभलता है, किस लिए, हाउ टू स्टैंड अप, यानी वो कहता है खड़ा कैसे रहना है। हाउ टू स्टैंड अप का यानी है आपको कि आप ज़िंदगी का सामना कैसे करोगे, हालात का सामना कैसे करोगे। यही हमारी एक पोएम है जो ये बताती है कि ऐसा नहीं कि बॉल खो जाती है तो बॉल तो दूसरी आ जाती है, लेकिन जो खो गई है बॉल वही चाहिए, तो आपको उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी में जो गुण हैं, मान लो एक आदमी उसमें ईमानदारी का गुण है, यानी वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, और बाई चांस वो बेईमानी करके लेके भी आ जाता है बाई चांस, लेकिन कोई भी, हर आदमी फिर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा कि यार वो आदमी तो भला है, वो किसी के साथ आज तक उसने कोई चीटिंग नहीं की तो वो कैसे कर सकता है। लेकिन जब सबके सामने आएगी तब क्या कहेंगे सब, यार ऐसी उम्मीद तो इससे नहीं थी, ये तो बहुत भला आदमी था। 2 मिनट में जो वर्षों की जो मेहनत थी ना ईमानदारी की, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। दोबारा से उसका कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर उसी रेपुटेशन में आने के लिए शायद उसकी ज़िंदगी कम पड़ जाए। कहते हैं ना, ये कहावत है ना हमारी मेवाती में, भाई खिलाया को नाम ना हो रुआया को हो जाए, होता था ना। आदमी कितनी भी भलाई कर ले किसी के साथ, वो धीरे धीरे चलती है, और बाई चांस कोई काम ऐसा हो जाता है खुद ना करके, मतलब हालात को ध्यान में रखते हुए अगर काम हो भी जाता है तो आदमी उस मेहनत को भूल जाता है कि जो उन्होंने उसके साथ एहसान किए थे, अच्छा काम किया था, और वो 2 मिनट में वो सारा नशा ख़त्म हो जाता है, वो अच्छाई का जो उसने वो बुराई की है। ये आदमी के जो गुण हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, आउटर जो उसकी स्टेटस है वो मायने इतना नहीं रखता। कहते हैं ना कि जो पैसा है, अगर पैसे से इज्जत होती है ना तो पैसे से इज्जत कभी आ जाती है फिर कभी चली जाती है, यानी पैसा एक साथ एक जैसे नहीं रहता कभी भी। हालात कभी तो घर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी वो घर में बिल्कुल भी नहीं रहता है।